हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर है। और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है कि बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स, 14 ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे सिद्धांत जो क्लास हर किसी को पता होना चाहिए। यानी कि अगर ये चीजें आप कल को कहीं मैनेजर भी बन जाते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी, आपको ये सारी बातें जरूर पता होना चाहिए जो मैं आज ही क्लास में सिखा रहा हूँ। ये सब आपको ग्रो करने में बहुत मदद करेगा। तो ध्यान से वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। 14 के 14 प्रिंसिपल्स को ना बच्चे सोचते हैं कि उसको प्रिंसिपल के नाम को याद कर लें। बेटा नहीं, आपको पहचानना आना चाहिए केस स्टडी देखकर कि ये किस प्रिंसिपल की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि सर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 14 प्रिंसिपल्स को लिखो, तो उनके लिए मुझे कोई निमोनिक आपको बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर कोई भी प्रिंसिपल है उसके अंदर क्या क्या पॉइंट है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, तो उसके अंदर क्या क्या है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। आज की वीडियो में हम डिटेल में ये सारी चीज पढ़ने वाले हैं। देखो, सुनो मेरी बात अच्छे से। हेनरी फ्योल का नाम कहां से आया, ध्यान समझना। अब मान लो कि आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, तो आप विराट कोहली से मिलना चाहोगे। क्यों मिलना चाहोगे? उनसे पूछना चाहोगे कि यार आपकी टेक्निक क्या होती है, ट्रिक्स क्या है, खुद को मोटिवेट कैसे रखते हो, आप फिटनेस पे क्या काम करते हो। ऐसे खिलाड़ी जो ऐसे बॉलर्स हैं उनके सामने आपको जो है चौका छक्का जो मारते हो, अच्छा खेलते हो, प्रेशर में खेलते हो तो किस तरीके से दबाव होता है, बहुत सारी चीज आप उनसे पूछना चाहोगे। क्यों? क्योंकि उसने अपने काम में महारत हासिल की है और आप भी उसी रास्ते पर हो। तो आपको क्लास अपने जो सीनियर्स हैं या फिर जो जो मेंटोर हैं, आपको उनसे बहुत सारी चीज सीखने की जरूरत है। सिमिलरली जो हेनरी फ्योल हैं, ठीक है, हेनरी फ्योल, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स क्यों दिए? क्योंकि इन्होंने अपनी रियल लाइफ में जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करते थे वहां पे इन्होंने बहुत कुछ सीखा, वहां बहुत सारी चीजें एप्लीकेबल की, अपनी कंपनी को तरक्की पे लेकर चले गए। तो सब लोगों ने पूछना चालू किया कि सर आपने इस डूबती हुई कंपनी को या इस छोटी सी कंपनी को, क्योंकि मैंने कहा था ना आपसे, एम्प्लॉय आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर ये नहीं, किसी भी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो उस कंपनी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है जो कंपनी को बहुत सारी ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। तो हेनरी फ्योल ने कई सारी कंपनियों के लिए काम किया, अपनी कंपनी को बहुत ऊंचाई पे लेकर गए। उसके बाद लोगों ने उनसे पूछना चालू किया कि यार बताओ कि यार आप कैसे करते हो सारी चीजें। तो हर किसी इंसान को अलग अलग जाकर लोग इंसान अपनी बात नहीं बता सकता, और यूट्यूब का जमाना था ही नहीं उस टाइम पे। तो उस सिचुएशन में उन्होंने क्लास अपनी बुक लिखी और उस बुक के अंदर क्लास अपने सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर किए कि मैं ऐसा करता हूं, आपको ऐसा करना चाहिए। ये सारे की सारी चीजें जब आप भी फॉलो करोगे, इवन मैं भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करूंगा, तो उम्मीद है कि हमें फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। इसीलिए क्लास हेनरी फ्योल ने क्लास जो है बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो आज हम उन 14 प्रिंसिपल्स की बात करने वाले हैं। हेनरी फ्योल वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर बॉर्न 29 ऑफ जुलाई 1841। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ये बस आपकी नॉलेज के लिए। इस्तांबुल, टर्की में। उन्होंने एक फेमस बुक लिखी है, हेनरी फ्योल क्लासिक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल्स की क्लासिक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, अगर आप इस किताब को उठाकर पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत मोटी बुक है ये, और इसके अंदर डिटेल्स बहुत सारी है। शायद वो आपको अच्छे समझ ना आए, तो उसी से एक्सट्रैक्ट कर कर आपके सिलेबस में 14 प्रिंसिपल्स डाले गए हैं, 14 ऐसे सिद्धांत जो किसी भी मैनेजर को, एम्प्लॉय को गाइडलाइंस देते हैं कि आपने काम किस तरीके से करना चाहिए। एक मेंटोर की तरह बुक भी काम करेगा। तो अभी तो आपको ये बुक नहीं पढ़नी, बस 14 प्रिंसिपल पढ़ने जो मैं आपको एक करके बताने जा रहा हूं। और ये फेमस बने क्लास फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। ध्यान रखना, हेनरी फ्योल जो है जो फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट इनको माना जाता है, यानी फादर है मैनेजमेंट स्टडीज और थॉट के। तो आई होप आपको समझ आ गया हो क्यों प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे हैं, ताकि हमें भी कल को बिजनेस ग्रो करने में हमें हमें मदद मिल सके। अब आते हैं इनके प्रिंसिपल्स पे, एक एक करके ध्यान समझना। विद इन क्लास 15 टू 20 मिनट्स के अंदर ये सारे प्रिंसिपल खत्म कर दूंगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। बट आई सजेस्ट यू ऑल कि एक बार बुक को जरूर रीड करना, क्योंकि अगर आप बुक रीड नहीं कर रहे, आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, अगर आप बुक को पढ़ नहीं रहे तो केस स्टडीज को सॉल्व करें प्रॉब्लम आएगी। आप अंदर का लिख लोगे बना के, कोई पूछेगा तो आप ओरली अच्छे से सुना दोगे, लेकिन केस स्टडीज लिखने में समस्या आएगी अगर आप इनको नहीं पढ़ते। तो ध्यान से एंड तक अच्छे से समझते जाना जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला, फ्योल साहब क्या कहते हैं कि जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क, उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दो। टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट में बांट दो। एक काम है उसके 10 हिस्से कर दो, 8 हिस्से कर दो, डिपेंडिंग ऑन वर्क। टोटल वर्क को आप छोटे छोटे हिस्से में बांट दो, और ईच पार्ट ऑफ टोटल
वर्क इज कॉल्ड अ जॉब, और एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को आप एक ही जॉब दो मैचिंग टू हिज स्किल्स, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एक्सपर्टाइज, उसका एक्सपीरियंस, उसका इंटरेस्ट, यानी वर्कर का इंटरेस्ट किस काम में है, उसका एक्सपर्टाइज किस में है, वो किस में एक्सपीरियंस है, मतलब कि किस काम को वो करना चाहता है, इंटरेस्ट किस काम में है, ये सब देख कर मैचिंग करके आप उसको सिर्फ एक ही काम दो। एक ही काम अगर वो करता जाएगा बार बार, तो वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा, अपने काम में स्पेशलाइज हो जाएगा, और इतना अच्छे से काम करेगा कि आपके रिसोर्सेज को वेस्ट कम करेगा, कॉस्ट कटिंग होगी, सामान कम से कम कीमत में बन जाएगा, और सामान जल्दी से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में एक्सपर्ट है, वो वेल एक्सपीरियंस है, और वो गलती भी नहीं करेगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करेगा, समय पे आप अपना ऑर्डर पूरा करके दे सकते हो। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। बेटा कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, ठीक है? कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम ऑफ वायलेशन। अगर आप इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हो, आप कहते हो नहीं मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही काम दूंगा और एम्प्लॉय सारा का सारा करेगा, ठीक है? हालांकि जरूर इस प्रिंसिपल के एक्सेप्शन भी होंगे जहां पे आप एक ही काम एक इंसान को दे सकते हो, जरूर एक्सेप्शन होंगे, बट आम तौर पे, ठीक है, मैंने कहा ना ये गाइडलाइंस है, आंख बंद करके कहीं भी अप्लाई नहीं करोगे, समझ रहे हो? मान लो कोई फर्नीचर बना रहा है, तो फर्नीचर को लकड़ी काटने का काम किसी और का, लकड़ी को जोड़ने का काम, डिजाइन देने का काम किसी और का, पेंट करने का काम किसी और का, सेल करने का काम किसी और का, सारा वर्क आप एक इंसान को मत दो, वो ओवरबर्डन फील करेगा, ओवरबर्डन फील करेगा, काम टारगेट पूरा अचीव नहीं हो पाएगा, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं रहेगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज रहेगा। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन, यानी कि अगर आपने इस प्रिंसिपल को वायलेट किया तो इसका परिणाम ये हो सकता है। वायलेट किया आपने, उल्लंघन किया और या कॉन्ट्रावेंशन किया, और परिणाम मतलब कॉन्सिक्वेंसेस की क्या परिणाम होंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क आप मुझे बताओ कमेंट करके बात सही है कि नहीं है, और काफी सारे एग्जांपल्स आप कमेंट में दे सकते हो, अपनी बात आप रख सकते हो, ताकि और स्टूडेंट जो है कमेंट पढ़ें और उनको अच्छा लगे। एक क्लासरूम की तरह मैं क्रिएट करना चाहता हूं, जहां पे आप कुछ बोलो, मैं कुछ बोलूं, सारे बच्चे अपनी बात रख सकें, सबको अच्छे से समझ आए, तो आपका दिमाग भी खुलेगा, ज्यादा नए नए एग्जाम्पल्स मिलेंगे, नए नए आइडियाज मिलेंगे, और ऑब्वियसली आप भी लंबे समय तक उनको याद रखोगे। जब कमेंट में लिख देते हो ना, एक बार आप याद करो आपने लास्ट टाइम कमेंट में क्या लिखा था, किसी के भी कमेंट में, तो आपको याद होगा। उसी तरह से कमेंट में जब आप कोई चीज़ लिखते हो ना, तो आप देखना आप याद हो जाता है आपको। इसीलिए बोलता हूँ कमेंट में लिखा करो। अगर कमेंट में नहीं लिख सकते, टाइपिंग अच्छी नहीं है या टाइपिंग करनी नहीं आती, वैसे तैसा है नहीं, आपने कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है? ओके, तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क। क्या कहते हैं? काम को बांटो, एक इंसान को आप सिर्फ उसके मैचिंग टू हिज क्वालिफिकेशन वगैरह देखकर उसके हिसाब से उसको काम दो, सारा काम इकट्ठा मत दो उसको, यार सारा काम वो नहीं कर पाएगा इकट्ठा अगर आप उसे देते हो तो, ठीक है? नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? ये कहते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जिम्मेदारी होती है, ये आप हर कोई जानते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। अथॉरिटी का मतलब क्लास इंग्लिश मीनिंग है पावर टू टेक डिसीजन, पावर टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने का पावर। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप अगर किसी को पावर दे रहे हो, यानी कि अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो, तो उसके साथ साथ उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। यानी कि अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कहता है कि अगर आपने किसी को पावर ज्यादा दे दिया, ठीक है, अगर पावर ज्यादा है रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो भी ऑप्शन ट्रू फॉल्स में या एमसीक्यू में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? अथॉरिटी या पावर मतलब अथॉरिटी, अथॉरिटी को रेस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर दो, जितनी जिम्मेदारी दी उतना पावर भी दो। जिम्मेदारी ज्यादा दे दोगे तो क्या होगा? ओवरबर्डन फील करेगा, सर मुझ पे नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा बोझ है, मैं नहीं कर पाऊंगा, टूट जाएगा। पावर ज्यादा दे दिया तो क्या करेगा? मिसयूज करेगा, है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी तो ओवरबर्डन फील करेगा, और पावर अगर आपने ज्यादा दे दिया तो पावर का मिसयूज करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा पावर का। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। फेयोल कहते हैं कि अगर आप किसी को अच्छा ये बताओ आप मुझे कमेंट करके, क्या आपको लग रहा है कि ये प्रिंसिपल वाकई हमें काम के हैं? वाकई एंड तक, अभी कमेंट मत करो, एंड तक देखना पूरी वीडियो, फिर देखना कि ये प्रिंसिपल आप भी रियल लाइफ में एप्लीकेबल कर सकते हो। अगर मैं अपना काम किसी से करा रहा हूं तो मुझे पावर देना पड़ेगा उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देनी पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये जो मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना, ये एग्जांपल केस स्टडी से उठाकर देता हूं। जब मैं कई सालों से बच्चों को केस स्टडी करा रहा हूं, उन केस स्टडी से जो एग्जांपल निकल कर आता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है? एग्जाम्पल, एक कपड़े का शोरूम है मेरा, डेनिम जीन्स जो है या टी शर्ट्स है, ट्राउजर है, ठीक है, ये सारी चीज़ बेची जाती हैं। तो मैंने अपने मैनेजर से बोला, सेल्स मैनेजर से, भाई देखो मुझे इस पूरे महीने में 20 लाख की सेल चाहिए, मुझे इस पूरे महीने में 20 lakhs की सेल चाहिए। तो ये मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी उसको कि 20 लाख की सेल करके देनी है, ठीक है? फिर मैंने उससे बोला तुम डिस्काउंट दे सकते हो
अप टू 20%, यानी कि जो कस्टमर मान लो भैया सेल बढ़ाना है, मैं उसे डिस्काउंट देने का राइट नहीं दूंगा तो सेल कैसे बढ़ाएगा, काम पूरा नहीं कर पाएगा, ओवरबर्डन फील करेगा। तो मैंने कहा भाई देखो, तुम सेल्स को बढ़ाने के लिए तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तुम सेल्स बढ़ाओ, लेकिन 20% तक का डिस्काउंट दे सकते हो। मतलब कोई ग्राहक अगर आपसे 2 पीस ले रहा है, 3 पीस ले रहा है, तो आप 10% टू 20% तक का डिस्काउंट आप उसे आराम से दे दो, आप अपने हिसाब से देख लो, बट सेल मुझे बढ़ाकर देनी है। तो शायद वो सेल्स को, टारगेट को अचीव कर लेगा, वो ग्राहक को डिस्काउंट देगा तो ग्राहक ज्यादा खरीदेंगे और हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। ओके, अलग अलग अट्रैक्टिव ऑफर दे सकता है। तो मैं उससे बोलता हूँ तुम कोई ऑफर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो मैंने उसे पावर दे दिया कि आप अपने हिसाब से चीजों को चेंज करो, बट मुझे सेल चाहिए 20 लाख की। अच्छा, अगर मैं बोलूँ 2 करोड़ की सेल चाहिए तो यार ओवर बर्डन हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं उससे बोलूँ कि यार डिस्काउंट जो है तुम 100 ज़्यादा हो जाएगा, फ्री हो जाएगा फिर तो, 80% तक का डिस्काउंट दे सकते हो, अगर मैं ऐसा पावर उसे दे दूं, फिर वो क्या करेगा, मिसयूज करेगा, अपने सारे दोस्तों को बुलाएगा खरीद के माल भर लो, 80% डिस्काउंट तुमको मैं दे रहा हूँ। तो यानी कि पावर ज़्यादा दे देंगे तो मिसयूज करेगा, पावर कम देंगे तो ओवरबर्डन फील करेगा। तो आपको उतना ही पावर देना है जितना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैच करके देना है। ज़्यादा अथॉरिटी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी खतरनाक हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं जरा अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट चेक करो, लिखा है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ डिसिप्लिन किसे कहते होंगे, डिसिप्लिन कहते किसको हैं, बताओ क्लास, डिसिप्लिन किसे कहते हैं। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि रूल रेगुलेशन को ओबे करना, ओबे रूल्स एंड रेगुलेशन। कई बार बच्चों को लगता है ना, बच्चे जब होते हैं क्लास में, तो मैं बच्चों से ऑफलाइन पूछता हूं तो वो कहते हैं सर शोर ना मचाना डिसिप्लिन है। मैं कहता हूँ ये किसने बता दिया आपको, तो कहते हैं बचपन से हमें टीचर सिखाती है डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो, तो हम शोर मचाते हैं तब टीचर ऐसा बोलती है। नहीं, शोर मचाने से डिसिप्लिन कोई लेना देना नहीं है। यहां पर डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि प्रॉपर रूल रेगुलेशन को फॉलो करो, जिस रूल रेगुलेशन से काम हो रहा है। अगर आप रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, इसका मतलब इनडिसिप्लिन है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो सब मेरी वीडियोस से, कुछ बच्चे चेयर पे बैठे होंगे, कुछ सोफा पे बैठे होंगे, कुछ लेटे होंगे आराम से, कुछ दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ खा पी के पढ़ रहे होंगे, अपने मजे से पढ़ रहे होंगे। लेकिन क्लासरूम के अंदर अगर कोई बच्चा लेट के पढ़ता है, मान लो टीचर पढ़ा रही है आपको बिजनेस स्टडीज क्लासरूम के अंदर, और आप खाना खा रहे हो, लंच भी कर रहे हो, साथ साथ में पढ़ भी रहे हो, तो क्या समझ नहीं आएगा तब आपको, बिल्कुल समझ आएगा आपको। बट क्या ये डिसिप्लिन है, नहीं। क्या डिसिप्लिन, नहीं। आप डेस्क के ऊपर खड़े होकर पढ़ रहे हो तो भी समझ आएगा आपको, बट क्या ये डिसिप्लिन है, नहीं। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि रूल रेगुलेशन, आप टी शर्ट पहन के आ रहे हो स्कूल में, जो शर्ट आपको दे रखी है, स्कूल ड्रेस है, आप वो पहन के नहीं आ रहे, तो ये इनडिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब क्या है कि जो पैटर्न, जो रूल रेगुलेशन बनाया गया है, आप सब उन रूल रेगुलेशन को, उन पैटर्न को प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। इसी चीज को हम क्या कहते हैं क्लास, डिसिप्लिन कहते हैं। आई होप आपको डिसिप्लिन समझ आ गया होगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा आपने देखा होगा मैकडी के अंदर आप जाते हो, जब मैकडॉनल्ड्स में या डोमिनोज में, तो एक प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। जैसे कैप लगाए रखते हैं क्लास, हेयर पे तक बाल नीचे न गिरे, हैंड्स में ग्लव्स वो लोग हमेशा पहने रहते हैं ताकि कोई भी सामान पकड़े तो टच उसको, मतलब प्रॉपर जो है एक तरह से सैनिटेशन आप कह लो मेंटेन करते हैं, प्रॉपर रूल रेगुलेशन मेंटेन करते हैं। इसे बोलते हैं डिसिप्लिन। ये नहीं कि ऐसे उठा के कुछ भी पकड़ लिया, कुछ भी, ऐसे नहीं होता। तो डिसिप्लिन का कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन फॉलो करो, रूल रेगुलेशन। ओनर के लिए भी वही चीज है, नीचे लेवल के लिए वही चीज। देखो ओनर ही गलत करेगा तो उसे देख के तो एम्प्लॉय भी गलत करेंगे ना, तो आपको डिसिप्लिन में रहना है। माता पिता ही डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो बच्चे कैसे डिसिप्लिन में रहेंगे। उसी तरीके से क्लास मैनेजर डिसिप्लिन में नहीं रहेगा तो एम्प्लॉय कैसे डिसिप्लिन में रह सकता है। दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। आप सबने एक मूवी जरूर देखी होगी, मैं आपको याद दिलाऊं, कबीर सिंह। आप याद करो, कबीर सिंह देखा होगा आपने। कबीर सिंह के अंदर क्या होता है कि एक ऑपरेशन, वो डॉक्टर रहता है, तो एक ऑपरेशन करता है ना, एक ऑपरेशन करता है। तो उस ऑपरेशन में क्या होता है कि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। एक ऑपरेशन वो करता है, जो ऑपरेशन क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन उसमें ड्रग्स वगैरह लिया होता है या ड्रिंक कर रखा होता है। उस ऑपरेशन को करता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो जाता है, लेकिन मेडिकल जो इंस्टीट्यूशन है उस पर मुकदमा दायर कर देता है, उस पर केस फाइल कर देता है, उस पर पेनल्टी लगा देता है। क्यों? क्यों? क्योंकि आपने ऑपरेशन किया, ठीक है, लेकिन आपने डिसिप्लिन तरीके से नहीं किया। आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, लेकिन भैया डिसिप्लिन को फॉलो करो। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। आई होप आपको डिसिप्लिन प्रिंसिपल अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। डिसिप्लिन तो आपका अच्छे से हो गया, नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं।
नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। अच्छा सुनो, कमांड का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन। कमांड का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन। तो आपको इंस्ट्रक्शन क्या 10 अलग अलग बॉस का सुनना चाहिए या किसी एक बॉस का सुनना चाहिए? ये कहते हैं कि अगर सबका, मान लो आप जा रहे हो या आप हो, ठीक है, आप जा रहे हो, एक मैनेजर आया बोला भाई ये वाला काम कर दे, दूसरा मैनेजर आया बोला ये वाला काम कर दे, तीसरा मैनेजर आया उनका छोड़ तू पहले मेरा काम कर दे, चौथा मैनेजर कह रहा है मेरा काम कर दे, तो क्या करोगे आप? कंफ्यूज, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा वर्कर, मैं किसका काम करूं। और दूसरी बात, ये जो मैनेजर जिन्होंने अपने अलग अलग काम दिए हैं उनका ईगो क्लैशेस भी होगा। अच्छा तूने उसका काम किया, मेरा काम नहीं किया, तू पहले मेरा काम कर। अच्छा वो कौन होता है? मैंने काम दिया, उससे बोल देना मैंने काम दिया है। यार फिर तो वर्कर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कभी भी किसी भी तरीके से अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर कि जो जो कमांड है वो आपको सिर्फ एक ही बॉस का लेना है, एक ही बॉस का कमांड लेना है। अगर अलग अलग बॉस जो है एक ही एम्प्लॉय कमांड देंगे तो होगा क्या? एक तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, दूसरी बात वो काम किसी का भी नहीं करेगा, उसे बहाना मिल जाएगा, सर आपका क्यों नहीं किया, मुझे उसने काम दे दिया था। वो बोलेगा तूने मेरा क्यों नहीं किया, मुझे उसने काम दे दिया था। तो इतने सारे लोग काम दे देंगे उसे, तो वो किसी का भी काम नहीं कर पाएगा। जैसे आप लोग स्कूल में बहाने बनाते हो ना टेस्ट के लिए, सर अभी टेस्ट मत लो, अभी दूसरे टीचर ने टेस्ट दे रखा है। दूसरा टीचर आके कहता है सर टेस्ट अभी मत लो, सर दूसरे टीचर ने दे रखा है टेस्ट, सर आपका काम क्यों नहीं कर पाए, उसने इतना ज्यादा काम दे दिया था। वो आता है उसने उतना ज्यादा काम दे दिया था, मतलब काम किसी का नहीं करते, बहाने हजार बना देते हो। तो ये बहाने बनाने का मौका मिल जाएगा वर्कर्स को। इसीलिए कहते हैं हेनरी फेयोल कहते हैं कि कमांड आपने सिर्फ एक ही का सुनना है, एक ही बॉस की आपको कमांड सुननी है। अलग अलग बॉस अगर कमांड एक साथ दे देंगे तो वर्कर किसी की भी नहीं सुन पाएगा, ओवरबर्डन भी फील करेगा और कंफ्यूज हो जाएगा मैं किसका काम करूं, वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, मे बी वो कंपनी को छोड़कर भी चला जाए। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बेटा ध्यान रखना। फिफ्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान या वन यूनिट वन प्लान। ये कहते हैं कि आप सबको, आप लोग अलग अलग हो, है ना, आप लोग अलग अलग हो, लेकिन आप सबका जो गोल है आपको वहीं जाना है, डायरेक्शन जो है वो आपका सेम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड वन हेड वन प्लान, यानी कि यूनिट ऑफ डायरेक्शन। आप भले ही प्रोडक्शन कर रहे हो, आप भले ही सेल कर रहे हो, आप भले ही मार्केटिंग कर रहे हो, भले ही आप एचआर का काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा गोल वही है जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। तो आपको एक ही दिशा में चलना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपने अलग अलग, सब लोग अलग अलग दिशा में जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो हर किसी का मेन टारगेट यही होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने गोल रखा है, जो हमारी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन गोल है, हम उस गोल को अचीव करें। सब लोग भले ही अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे काम कर रहे होंगे, लेकिन हर किसी का गोल एक ही है। और वो क्या गोल है क्लास? कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, जो कंपनी का गोल है, ऑर्गेनाइजेशन गोल है, उसको अचीव करना, ये मेन एम है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट आता है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सुनो मेरी बात, मुझे अपने फायदे को भूल जाना है ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए। मुझे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा पहले देखना है, अपना फायदा बाद में देखना है। एज एन एम्प्लॉय अगर मैं बात करता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ, केस स्टडी से उठाया मैंने एग्जांपल, ध्यान समझना। क्या है एग्जांपल? कि मान लो कि मैं एक मीटिंग में जा रहा था, या कोई भी एम्प्लॉय एक फैमिली गैदरिंग है, फैमिली फंक्शन है, ठीक है, मान लो मैं पुणे रहता हूँ और मेरा एक फैमिली फंक्शन है पुणे में, तो मैं वहाँ पे जा रहा था। अचानक से आज शाम की ही मेरी फ्लाइट थी और आफ्टरनून में ही कॉल आ गया मेरे पास कंपनी का कि यार 4 दिन कंपनी में हैवी काम आया है और हमें करके देना है किसी भी कीमत पे, नहीं तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मैं अपने फैमिली फंक्शन को, ठीक है, जो फैमिली फंक्शन है उसे कैंसिल करूंगा। मैं बोलूंगा मैं सॉरी, मैं इस फंक्शन में नहीं जा सकता, ठीक है, मेरे जो अदर रिलेटिव है वो जा रहे हैं या फिर मेरे फैमिली मेंबर जा रहे हैं, मैं नहीं जा सकता, मुझे कंपनी में जाना है क्योंकि कंपनी में काम ज़्यादा है और मेरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है। दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आपने ऐसा भी देखा होगा कि फौजी जवान जब छुट्टी पे आता है, आर्मी ऑफिसर, ठीक है, तो उसको अचानक से कॉल आ जाता है, भाई ठीक है अटैक हो रहा है या फिर यहाँ पे जो है आतंकी आ गए हैं, तुम घर आ जाओ। तो वो मान लो रक्षाबंधन मना रहे हैं या होली दिवाली जो भी है, तो उसे छोड़कर क्लास वो जाते हैं सरहद पे। तो कहने का मतलब क्या है क्लास, वो अपने काम के लिए इतना डेडिकेटेड है। यही सेम चीज उनको सिखाता है क्लास कि हमें अपने बारे में नहीं सोचना, इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचना, जर्नल इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। जर्नल इंटरेस्ट मतलब कॉमन गोल, ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है हमें उसके बारे में सोचना है, ना कि हमें अपने बारे में सोचना है। ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल कहता है। और ऐसा केस स्टडी कोई भी आएगा तो आपने क्लास अच्छे से उसको बना के लिखना है। चलो एक और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताना, ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं अच्छा सा। ये सब केस स्टडी से उठाकर दे रहा हूं, तो मतलब वीडियो अगर आप देख रहे हो तो अल्टीमेटली केस स्टडी भी आपके बन जाएगा। और डोंट वरी, मैं केस स्टडी की सीरीज भी लेके आऊंगा आपके लिए। आप टेंशन मत लो, बस सपोर्ट दिखाओ, अपना प्यार दिखाओ। आप 2 कदम आगे बढ़ाओ, आई प्रॉमिस मैं 4 कदम आगे बढ़ाऊंगा, ये पब्लिकली बोल रहा हूं, ठीक है। अब सुनो, होता क्या है,
एक इंजीनियर है, ठीक है, एक इंजीनियर है, इसका नाम है मोहन, ठीक है। मोहन को बोला गया भाई रोड बनाना है, और अब रोड बनाना है, ठीक है। तो ये रोड अगर बनती है तो कंक्रीट चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंट पत्थर, जो भी XYZ चाहिए, ठीक है। तो ये गया अपने पास, अपने पड़ोसी के पास गया, सॉरी अपने भाई के पास गया, ब्रो अपने ब्रदर के पास। उसने, भाई देखो ये रोड बनानी है, मुझे आपसे ना मटेरियल लेना है, सीमेंट लेना है, सीमेंट, ठीक है। ये कहता है भाई सीमेंट की कीमत है 20 लाख रुपीज, जितनी सीमेंट आप मांगते हो आपका 20 लाख रुपीज है, ठीक है। तो इसने बोला ठीक है मैं किसी और से पता करता हूँ। तो एक चला गया किसी और के पास, उसने बोला जी 15 लाख। उसने बोला 15 लाख कीमत है। तो आप मुझे बताओ इस इंजीनियर को, सरकारी इंजीनियर को माल कहाँ से खरीदना, अपने भाई से या अदर से? माल कहाँ से खरीदना चाहिए? अपने भाई से खरीदना चाहिए या किसी और से? सर इसे किसी और से खरीदना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो सस्ता दे रहा है। तो इन भाई से कहता है भाई सुनो, तुम एक काम करो, 20 लाख रुपए पे तुम्हें मैं दे दूंगा, तुम एक काम करो 2 लाख मुझे दे देना, 18 लाख तुम रख लेना। समझ रहे हो बात को? तो उसने, उसके भाई ने बोला ठीक है भाई, तू 18 लाख रुपए मुझे दे दे, 2 लाख रुपए जो है अपने पास रख ले, और मैं तेरे को माल दे दूंगा। और सरकार को दिखा दिया कि आपने माल कितने में खरीदा, 20 लाख में। सरकार को लग रहा है कि भाई रोड बनाने के लिए इस इंजीनियर को दिया था, इसने 20 लाख रुपए 20 लाख रुपए हमने इसको दिया, 20 लाख का माल आया, सरकार को तो ऐसा लग रहा है। तो इसने क्या किया, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए सरकार को चूना लगा दिया। तो ये क्या, कौन से प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है बताओ? ये प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि आप अपने बारे में सोच रहे हो, ना कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हो। ओके, तो आई होप ये एग्जांपल आपको बिल्कुल अच्छे समझ आ गया होगा। लाइक जरूर कर देना क्लास वीडियो को अगर आपको समझ आ रहा है तो। कम से कम एम्प्लॉय को इतनी तनख्वाह जरूर दो कि वो काम अच्छे से कर सके। सॉरी, दैट इज रेमुनरेशन टू पर्सन। क्या कहता है प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल कहता है कि रेमुनरेशन मतलब होता है मेहनताना, आपकी मेहनत का पैसा, आप इसे नाम दो सैलरी। कि यार आप कम से कम एम्प्लॉयज को इतनी सैलरी दो कि वो अपना घर परिवार चला सके, मोटिवेटेड रह सके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम करने के लिए। ऐसा नहीं उसे फील होना चाहिए कि यार मुझे अंडर पेड किया जा रहा है, मुझे बहुत कम पैसा मिल रहा है, बाकी सबको तो बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, मुझे ही बहुत कम तनख्वाह दे रहा है मालिक, यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड रेमुनरेशन। पर्सन कहता है कि जो सैलरी आप एम्प्लॉयज को देते हो वो अच्छी दो, अगर आप नहीं दोगे तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अपनी आपको कम पेमेंट दिया जाएगा तो क्या करोगे? अपनी बेस्ट एबिलिटी से आप परफॉर्म नहीं करोगे और कंपनी को छोड़कर चले जाओगे। टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज, ध्यान रखना, एक वर्ड आपको सिखाता हूँ यहाँ पे, आपको सीखने को, आपको देखने को मिलेगा कई जगह, एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या है? एम्प्लॉय टर्मिनेट हो जाएगा, छोड़कर चला जाएगा, बोलेगा मैं जा रहा हूँ रिजाइन देकर, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? इतनी कम पैसा देते हो यार, मेरे सारे दोस्तों को इतनी सैलरी मिलती है, मुझे मकान वाले किराया देना है, बच्चों को पढ़ाना है, रोजमर्रा के खर्चे इतने ज्यादा, इतनी कम सैलरी में मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तब अंडर पेड मत करो वर्कर को, आप वर्कर कम हायर करो लेकिन उनको सैलरी अच्छी दो, ठीक है। ये कहते हैं, मतलब कम हायर करने का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा वर्कर मत रखो, जितने वर्कर रखो उनको अच्छी तनख्वाह दो। अगर आप उन्हें अच्छी तनख्वाह नहीं दोगे तो काम अच्छे से वो नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा लॉस, उसका भी लॉस और ऑर्गेनाइजेशन का भी लॉस। दैट इज कॉल्ड रेमुनरेशन ऑफ पर्सन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन टू पर्सन। नेक्स्ट प्रिंसिपल आते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सुनो मेरी बात, दोनों वर्ड का मतलब समझना अच्छे से। क्योंकि मैं सारा काम खुद नहीं कर सकता तो मैं नीचे लेवल पे काम को बांट देता हूं। तो अगर मैं नीचे लेवल पे काम बांट रहा हूं तो जाहिर सी बात है नीचे लेवल पे पावर भी बांट रहा हूं, क्योंकि काम अगर मैं दे रहा हूं तो उस काम को करने के लिए जो पावर है वो भी मुझे देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है कि मैंने इक्वली या क्लास इवनली मैंने बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को पावर जो है वो बांट दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, कि मैंने नीचे लेवल पे पावर बांट दी सबको, प्रोडक्शन सेल्स सब मैनेजर्स को पावर बांट दिए। दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। और कुछ पावर मैंने अपने पास बचा के रखा कि भैया मैं ये पावर किसी को नहीं दूंगा, चेक पे साइन करने का अधिकार मैं किसी को नहीं दूंगा, ये काम मैं खुद करूंगा। दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। तो ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फुल्ली सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, सारा का सारा काम हम करेंगे, तो फिर वर्कर क्या करेगा? सारा काम खुद करोगे तो। अच्छा, फुल्ली डिसेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए, सारा का सारा काम नीचे बांट दो तो तुम क्या करोगे? कंपनी को पावर नीचे लेवल पे दे दोगे इतने सारा, तो पावर का मिसयूज भी करेगा। तो ये कहते हैं कि आपको पावर अपने हाथ में थोड़ा रखना है। जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं ना, वो कुछ पावर अपने हाथ में रोक के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। और जो पावर वो नीचे लेवल पे बांट देते हैं सबको, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस यूज करना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस यूज करना चाहिए, तो थोड़ा बहुत पावर अपने हाथ में रखो और थोड़ा बहुत पावर नीचे बांट दो। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन।
नेक्स्ट है स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ध्यान समझना ये वाला प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो लाइन बाय लाइन सबके पास पहुंचना चाहिए। मान लो ऊपर से कोई इंफॉर्मेशन आ रहा है तो लाइन बाय लाइन जो है वो सबके पास नीचे आना चाहिए, फिर नीचे से सबके पास ऊपर जाना चाहिए। मान लो मेरी कोई शिकायत है तो मैं अपने ऊपर वाले से करूंगा, वो अपने ऊपर वाले से करेगा, वो अपने ऊपर वाले से करेगा, फिर ऊपर वाला जो भी डिसीजन ले रहा है, जो भी डिसीजन ले रहा है, जो भी सॉल्यूशन है उसका, वो नीचे नीचे भेजेगा, फिर वो नीचे भेजेगा, वो नीचे भेजेगा। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबके पास से जाना चाहिए। इससे इंफॉर्मेशन में डिले हो जाता है। भाई सबके पास इंफॉर्मेशन जाएगा तो जो इंफॉर्मेशन समय पर जहां पहुंचना होगा कई बार वो डिले हो जाता है, लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है। और एक फायदा ये भी है इससे, घाटा तो बता दिया मैंने आपको, फायदा क्या है क्लास कि इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच जाएगा। कोई ऐसा नहीं होगा इसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या वो बहाने बना देगा कि यार मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा करना है, मुझे तो पता ही नहीं था ये चीज है। समझ रहे हो बात को? तो इन्फॉर्मेशन सबके पास लाइन बाय लाइन पहुंचाना दैट इज कॉल्ड स्केलर चेन है। लेकिन बेटा लेकिन सुनो, समझना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो देखो यहाँ पे लाइन बाय लाइन जा रहा है इन्फॉर्मेशन, फिर ऊपर से लाइन सबके पास तक पहुंचेगा। इससे इन्फॉर्मेशन लाइन बाय लाइन सबके पास तक पहुंचेगा। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी वाला इंफॉर्मेशन है तो फ्योल कहता है ये सीधा इसे कम्युनिकेट कर सकता है। यानी क्लास यहाँ पे एक डायरेक्ट रूट बन जाता है जहां पे आप डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हो, उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या कहते हैं क्लास? गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या होता है क्लास? एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन शॉर्टकट है जो फ्योल सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी आग लग गई है स्कूल में तो प्रिंसिपल थोड़ी लेटर में लिख के भेजेगा कि जाओ सबको बता दो कि कमरे में साइन करा के लिया हो कि आग लग गई है। बताओ ऐसा होगा? जो अर्जेंट इंफॉर्मेशन होगी उसको इस तरीके से तो शेयर नहीं किया जाएगा ना, अर्जेंट इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली बोला जाएगा सबको, कहीं भी कोई भी किसी को शेयर कर सकता है। तो ये शॉर्टकट जो है, जो स्केलर चेन में शॉर्टकट है उसे हम क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सबके पास से जाना चाहिए, सबके पास से, ताकि हर एक लेवल पे इंफॉर्मेशन मिले। लाइन बाय लाइन इंफॉर्मेशन को पास करो, इसी को कहते हैं स्केलर चेन। आई होप आप स्केलर चेन समझ गए। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें, ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सुनो मेरी बात, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है कि जो भी चीजें हैं ना वो प्रॉपर तरीके से अरेंज, यहाँ पे ऑर्डर मतलब कमांड नहीं है कि भाई ऑर्डर, मेरा ऑर्डर ये करो, ये वाला ऑर्डर नहीं। यहाँ पे ऑर्डर क्या है कि मैन और मटेरियल, ध्यान समझना, मैन और मटेरियल। ठीक है। मैन और मटेरियल, मैन और मटेरियल जो है वो प्रॉपर तरीके से अरेंज होने चाहिए। मैन और मटेरियल दोनों प्रॉपर तरीके से अरेंज होना चाहिए। हर एक इंसान का ऑफिस प्रॉपर जगह होना चाहिए ताकि अगर मुझे किसी बॉस को ढूंढना हो, किसी सर को ढूंढना हो तो मैं सीधे सीधे जाके उनसे मिल सकूं, ना कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ। और कंपनी बहुत बड़ी होती है, मैं सुबह शाम तक घूम सकते हो, इतनी बड़ी कंपनी होती है। तो वर्कर क्या करते हैं? बहाने बनाते हैं कि मैं उस बॉस को ढूंढ रहा हूँ, उन सर को ढूंढ रहा हूँ, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। उन्हें पता है सर इस फ्लोर पे है, उस फ्लोर को छोड़ के बाकी हर जगह घूम रहे हैं, घूमने का टाइम पास कर रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ वहां देख रहे हैं, टहल रहे हैं। ऐसा नहीं, हर चीज प्रॉपर तरीके से, ताकि कोई इंसान उसे ढूंढने में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करे। ठीक है। दूसरा मटेरियल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं एक मैं कारीगर हूँ, सिलाई करता हूँ। ठीक है। तो मुझे सिलाई करने में ना निडल चाहिए होता है, बॉबिन चाहिए होता है, केस, ठीक है, या फिर सीजर चाहिए होता है। तो मुझे बार बार सीजर के लिए उठ के वहाँ से सीजर लाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है सीजर लाने के लिए वहाँ से। तो ये कहते हैं यार बार बार वहाँ से नहीं, इसको प्रॉपर अरेंज कर लो, प्रॉपर जगह रख दो कि भाई यही जगह है, आपके टेबल के नीचे लगवा दो, नहीं तो आप आराम से क्लास वहाँ से उठा कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए ताकि कोई इंसान उसे ढूंढने जाए ना तो उसका टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो। अगर आप इस प्रिंसिपल को वॉयलेट करते हो तो काफ़ी टाइम एनर्जी वेस्ट होगा एम्प्लॉइज का, और इतने सारे एम्प्लॉइज अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, घाटा होगा, प्रोडक्शन टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो ये कहते हैं हर चीज प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल। थिंग्स एंड पीपल मतलब मैन और मटेरियल। अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड मटेरियल ऑर्डर एंड प्लेसमेंट ऑफ पीपल इज कॉल्ड सोशल ऑर्डर। तो ध्यान रखना, जब चीजों को ऑर्डर करते हैं दैट इज मटेरियल ऑर्डर, और जो लोगों को ऑर्डर करते हैं दैट इज कॉल्ड सोशल ऑर्डर। तो आप एक छोटे से इमेज के थ्रू देख सकते हो कि हर चीज प्रॉपर तरीके से अरेंज है, हर चीज प्रॉपर अपनी जगह पे है। तो आपको जहां ढूंढना है वो चीजों को, आप वहां पे एग्जैक्टली समय पे, अगर मुझे इमरजेंसी में किसी को कांटेक्ट करना है या मुझे इमरजेंसी में कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो ये नहीं कि मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ, मैं इमरजेंसी में उस इंसान को सही समय पे कांटेक्ट कर सकता हूँ अगर वो प्रॉपर तरीके से ऑर्डर में अरेंज हुआ होगा। तो उनकी जगह ऑफिस में हर जगह प्रॉपर तरीके से हर सामान रखा हुआ है, लोग रखे था कि ढूंढने में हमें जो है टाइम एनर्जी वेस्ट ना हो। तो मुझे बताओ क्लास आप,
कि ये प्रिंसिपल फायदेमंद है कि नहीं, ये प्रिंसिपल एक्चुअली में हमें फायदा पहुंचाते हैं ना, इसीलिए क्लास इन प्रिंसिपल्स को फेयोल ने जो है दिया हुआ है, ताकि लोग इन प्रिंसिपल्स को पढ़ें, समझें और पढ़ने समझने के बाद इसे रियल लाइफ में एप्लीकेबल कर सके, उनको बिजनेस में फायदा होगा। बहुत अच्छी इमेज है क्लास, ये बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है जो आप सबको पता है, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये नहीं कि सबको बराबर बराबर की सैलरी देने की बात कर रहा हूं, नहीं। इक्विटी का मतलब ये है कि आपने किसी भी एम्प्लॉय के बीच भेदभाव नहीं करना है, किसी भी बेसिस पे, लाइक मेल फीमेल के बेसिस पे, वो लड़की है या वो लड़का है, ठीक है, या फिर क्लास की वो मेरे गांव का है, रीजनल बेसिस पे, वो मेरी जात का है, मेरी कौम का है, मेरे देश का है, ठीक है, मेरा भाई है, इस तरीके से किसी भी बेसिस पे, रीजनल हो चाहे नेशनलिज्म के बेसिस पे हो या क्लास कम्युनिटी के बेसिस पे हो, जेंडर बेसिस पे आपको भेदभाव नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो एक नेगेटिव रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, और एम्प्लॉय जल्दी ही आपकी कंपनी को छोड़कर चला जाएगा और क्लास अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, डिससेटिस्फाई रहेगा, नेगेटिविटी फैलाएगा, गुडविल इमेज आपकी कम हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो करो, कोई भेदभाव मत करो, रूल रेगुलेशन सबके लिए क्या है, सेम है। लीव रूल, यानी कि वो लड़की है तो उसको छुट्टी दे दी ज़्यादा, वो लड़का है उसको छुट्टी नहीं दी बेचारे को, वो तुम्हारे गांव का है उसको 4 दिन छुट्टी दे दी, वो तुम्हारे गांव का नहीं उसको छुट्टी नहीं दी, इस तरह से नहीं दी। अब एक इमेज दिखाया जा रहा है क्लास थोड़ा एंटरटेन करने के लिए, इक्वालिटी और इक्विटी का ये मैच चल रहा है, इसे कहते हैं इक्वालिटी। देख रहे हो आप, इक्वालिटी चेक करो जरा, ये इक्वालिटी है, देख रहे हो, इसको भी एक टेबल मिला है, इसको भी एक टेबल मिला है, इसको भी एक टेबल मिला है, ये इक्वालिटी है, इसको बोलते हैं क्लास इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब क्या, सबको हम बराबर बराबर दे रहे हैं। लेकिन भाई देखो ये लंबा है, इसको देने की जरूरत ही नहीं थी, ये भी देख पा रहा है, देखो उचक उचक के देख रहा है, ठीक है, और ये जो है बेचारा थोड़ा छोटा है, मे भी छोटा बच्चा हो या हाइट शॉर्ट हो उसकी, ये मैच ही नहीं देख पा रहा बेचारा, देखो कितना तरस आ रहा है इस बच्चे पे। अब यहाँ है क्लास इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्लास यहाँ पे क्या है कि हम तीनों को मैच दिखाना चाहते हैं, तीनों को मैच दिखाना चाहते हैं, तो इसको आपने डबल दे दिया ताकि ये बच्चा ही मैच देख सके, और इसको क्लास आपने क्या दिया, वैसे ये क्रिकेट मैच जो है नहीं चल रहा है, ध्यान समझना, ठीक है, और जो भी एक गेम चल रहा है बस आप इतना जान लो अभी, ठीक है। तो ये उसको क्लास, किसी बच्चे को गेम का नाम पता हो तो प्लीज कॉमेंट करो, ठीक है। और ये देखो देख रहा है, ये भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, तो ये क्लास कहते हैं क्लास इसको इक्विटी, तो हमें ये इक्विटी फॉलो करना चाहिए ना कि इक्वालिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी आई होप आप समझ गए होंगे कि रूल रेगुलेशन सबके लिए सेम होना चाहिए, लीव रूल्स वगैरह किसी बेसिस पे कोई भेदभाव आपको नहीं करना है। रंग बेसिस पे भेदभाव होता है, रंग बेसिस पे भी, काले गोरे का भेदभाव वो भी नहीं करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो आपको ये सिखाया क्यों जा रहा है, ताकि आप रियल लाइफ में इस चीज को अपनाओ, ये नहीं कि कल को आप बॉस बन गए और आपके गांव से कोई आया, अरे भाई तुझे रख लेते नौकरी पे, भले उसके पास क्वालिटी नहीं है, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। यहाँ पे पर्सनल का मतलब क्या है, एम्प्लॉयज। भैया आप ये कोशिश करो कि आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं वो लंबे समय तक टिक के काम करें। कोई भी एम्प्लॉय आता है ना कंपनी में, कोई भी बंदा आता है, शुरू में वो रिसोर्सेज को वेस्ट करता है, तोड़ फोड़ करता है, हम उसे कुछ नहीं कहते, क्यों, बंदा सीख रहा है, ट्रेनिंग में काफ़ी खर्चा होता है, उसकी ट्रेनिंग में ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर खर्चा होता है यार। इतना सब कुछ खर्चा करने के बाद जब तुम एक्सपीरियंस हो गए, जब तुम्हें नॉलेज आ गई, तुम कंपनी को छोड़ के चले गए किसी और कंपनी में काम करने के लिए, वहाँ ज़्यादा सैलरी के लिए, तो यार इससे तो हमारा नुकसान है, फिर हमें नया एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा, फिर उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर खर्चा होगा। तो ये कहते हैं कि आप कोशिश करो कि आपकी कंपनी में एम्प्लॉय स्टेबिलिटी बना रहे, छोड़ के ना जाए। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब निकाल दिया, ट्रांसफर मतलब कहीं और भेज दिया आपने, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एम्प्लॉय 10 साल 15 साल काम करे, 5 से 15 साल 20 साल काम करे, ताकि आपने उसकी ट्रेनिंग पे जो खर्चा किया है उतना वो आपको कमा कर दे सके। अगर वो जल्दी छोड़कर चला जाएगा फिर आपने एक नया एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा। एम्प्लॉय को हायर करने का भी खर्चा होता है, ऐड देना पड़ता है, प्रॉपर टीम बैठती है एचआर की इंटरव्यू लेने के लिए, उनका सैलरी वगैरह, ये सारे खर्चे हमें प्रॉपर करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं क्लास एम्प्लॉय हमको मिलता है। फिर वो छोड़ के चला जाएगा ट्रेनिंग लेने के बाद, तो ये बहुत हैवी लॉस है। तो इसीलिए क्लास एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, आपको लंबे समय तक टिक के काम करना चाहिए। जितने एम्प्लॉय पुराने होंगे उतना ही क्लास अच्छे वेल एक्सपीरियंस होंगे, और उससे पॉजिटिविटी बनी रहेगी कि इसको निकाला नहीं जा रहा है, एम्प्लॉयज को अच्छे से टिक के काम करेंगे, जॉब सिक्योरिटी भी होगी वर्कर के लिए, और आपको भी अच्छे से फायदा एम्प्लॉय पहुंचा के जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, यानी क्लास आपको एम्प्लॉय को निकालना नहीं है, लंबे समय तक टिक के उनसे काम कराना है, उनको सिखाना है, ट्रेनिंग देनी है। इनिशिएटिव, सुनना मेरी बात को अच्छे से, ठीक है। इनिशिएटिव का मतलब क्या है, वेलकम करना, किस चीज का, सजेशंस का, और इवन रिवॉर्ड भी देना, अच्छे सजेशन के लिए रिवॉर्ड दो, ठीक है। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो आप वर्कर से सजेशन ले सकते हो कि यार देखो वर्कर्स, हम ये वाला काम करने वाले हैं, इतना टारगेट है, क्या हम सब मिलकर इस काम को अचीव कर सकते हैं,
क्या हम सब लोग मिलकर इस गोल को अचीव कर सकते हैं? तो वर्कर बोलेंगे हाँ सर, हम सब लोग मिलकर इस गोल को अचीव कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। यानी कोई भी, अभी देखो कई बार क्या होता है कि अच्छे अच्छे आइडिया आपको नहीं आ रहा, वर्कर को अच्छा आइडिया आ गया, कोई क्रिएटिव आ गया, कोई स्किल्स आ गया, उसने अपनी दुनिया में क्या देखा नहीं पता, पर उसके पास कोई स्किल्स है, कोई आइडिया है, कोई सजेशन है, वो आपको दे रहा है। तो भैया आप उस सजेशन को झंड मत मारो, उसकी इंसल्ट मत करो। मतलब अरे तू सिखाएगा हमें, तू वर्कर है, हम मैनेजर हैं, तो हमें सिखाएगा, ऐसे मत करो। ऐसा करना गलत है। आप वर्कर को क्या करोगे, उसके इनिशिएटिव लेवल को बढ़ाने के लिए आप उससे बोलोगे कि आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो आप मुझे बताओ, और जिसके आइडिया से, जैसे मुझे सेल्स को बढ़ाना है, तो सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ सबसे, भाई सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करें? एक बंदे ने आइडिया दे दिया सेल्स बढ़ाने के लिए ये चीज़ करो, और मैं उस चीज़ को कर रहा हूँ और उससे फायदा भी हो रहा है मुझे, तो भैया मैं वर्कर को भी क्या करूंगा, रिवॉर्ड दूंगा। मैं फायदे का थोड़ा सा हिस्सा वर्कर को भी दूंगा कि यार अच्छा सजेशन था तुम्हारा, तुम्हारे सजेशन की वजह से मुझे फायदा हुआ, तो मेरे फायदे का थोड़ा हिस्सा तुम भी रखो। तो उसे अच्छा लगेगा, मोटिवेट होगा, काम अच्छे से करेगा और अगली बार और अच्छे से सजेशन देगा। रिवॉर्ड दो सजेशन के लिए। तो अब वर्कर से सजेशन लो, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव, यानी कि वेलकम करो वर्कर के सजेशन का। कोई वर्कर सजेशन दे रहा है, कोई आइडिया दे रहा है इंप्रूवमेंट करने का, तो आप उसके आइडिया की इंसल्ट मत करो, आप उसको वेलकम करो। उससे वो फील करेगा कि यार हाँ मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ, बिलोंगिंगनेस आएगी उससे, उसकी हाँ भी मैं इसको बिलोंग करता हूँ, इस कंपनी को मैं बिलोंग करता हूँ। लास्ट प्रिंसिपल है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। बहुत अच्छा प्रिंसिपल है और इसको फॉलो करना क्यों जरूरी है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि क्या है ये एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एकता में बल है, इसमें आप लिख सकते हो यूनिटी इज स्ट्रेंथ। पढ़ा होगा आपने बचपन में, एकता में बल है। मतलब एक उंगली से काम नहीं होता, मुट्ठी बनेगी तब काम होगा, समझ रहे हो बात को? एक लकड़ी का डंडा से आप तोड़ सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा गट्ठा बनेगा जब 15-20 लकड़ियों का, आप उसे नहीं तोड़ सकते। तो ये भी वही चीज है, एक इंडिविजुअल वर्कर को अलग से काम मत दो, प्रॉपर टीम बना दो। एक आप देख रहे हो ना क्लास, टीम कितने अच्छे से काम, आप पढ़ाई करते हो ना, सेल्फ स्टडी करते हो जब आप, या ग्रुप स्टडी करते हो, ग्रुप स्टडी, तो ग्रुप स्टडी देखो आप पढ़ाई कर रहे हो, मजा आ रहा है आपको अच्छे से पढ़ाई करने में, घंटों घंटों तक आप पढ़ाई कर सकते हो बिना थके। और देखो ये सब लोग हाथ मिला रहे हैं कि यार यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो होता क्या, सुना मेरी बात को, हम शूज बनाते हैं, जूते, मैंने 5 अलग अलग लोगों को बोला कि भाई एक दिन में 5 शूज बनाने हैं, एक दिन में 5 शूज बनाना है हर एक बंदे को। तो पूरा का पूरा कितने शूज बन के तैयार होंगे, कितने शूज बन के तैयार होंगे, 25 शूज बन के तैयार होंगे। सबको अलग अलग दो। लेकिन आप ये मत करो, आप एक काम करो, सेम यही टारगेट, इन पांचों बंदों को ग्रुप बना लो, ग्रुप को नाम दे दो, जैसे स्कूल में होता है ना, स्कूल में भी तो होता है ना, वो क्या कहते हैं, हाउस, हाउस होता है स्कूल में, है ना, हाउस होता है, तो कंपटीशन कराने में मजा आता है ना, उसी तरीके से कि यार हमें हमारा हाउस जीते, लगता है ना आपको अंदर से, यार हमारा हाउस नंबर 1 पे हो, अच्छा लगता है। यही चीज है ग्रुप में भी, काम 25 जूतों का ही दो, लेकिन 5 लोगों के ग्रुप को दे दो। सर अलग अलग लोगों को दे रहे हैं तभी 25 बन रहा है, 5 लोगों को दे तभी 25 बन रहा है, लेकिन 5 लोगों को दोगे ना तो अंदर से मोटिवेटेड रहेंगे सबके सब। एक ग्रुप के लिए एक अच्छा, हमारा ग्रुप सबसे अच्छा रहे, हमारा ग्रुप सबसे आगे हो, हमारा ग्रुप अच्छा परफॉर्म करे, हमारे ग्रुप में कोई शिकायत ना हो, ये। और सबसे बड़ा फायदा, ध्यान सुनना, अगर ये छुट्टी पे है तो जूते कितने बनेंगे, 20। लेकिन यहां पे हमने किसी एक इंसान को 25 का टारगेट नहीं दिया है, ग्रुप को 25 का टारगेट दिया है। तो अगर कोई बंदा छुट्टी पे है तब भी कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें आउटपुट तुम्हारा 25 ही मिलेगा, बाकी लोग मिलकर उसे काम करेंगे। ये फायदा होता है ग्रुप का, जब आप ग्रुप से काम कराते हो, समझ रहे हो बात को? तो इसको बोलते हैं यूनिट इज स्ट्रेंथ, दैट इज एस्पिरिट डी कॉर्प। ये कहता है कि आपको अलग अलग काम जो है, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल से काम नहीं कराना है, आपको टीम बना देना है, ग्रुप बना देना, टीम से काम कराना है। जब टीम में ज्यादा पावर, टीम स्पिरिट हमेशा इंडिविजुअल स्पिरिट से ज्यादा होती है। जब टीम रहती है ना तो उसमें कोई आलकस भी होगा ना, कोई मतलब आलसी होगा यार, उसको भी टीम स्पिरिट में, उसको भी अच्छे से काम करेगा, यार हमारे टीम के लिए मैं कर रहा हूँ, टीम के लिए जी जान लगा देगा वो। तो इसीलिए एक टीम बनाओ, ग्रुप बनाओ और ग्रुप से काम कराओ, ना कि इंडिविजुअल पर्सन से काम कराओ। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ समझ आई होगी अच्छे से। तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, क्लास अपने सारे दोस्तों को बोलना कि यार चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हम ऐसे ही क्लास अपना पूरा सिलेबस A to Z अच्छे से खत्म कर सके। टेक केयर, बाय बाय। आई होप आप लाइक करके जरूर जाओगे।